गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर के सेकंड पार्ट में हैं, जिसमें आज हम लोग सीखने वाले हैं परमाणु क्रमांक और परमाणु द्रव्यमान। ठीक है, समस्थानिक संभावित के सारे टॉपिक पर अपन चीज़ों को समझेंगे और जानेंगे। याद रखिएगा, परमाणु क्रमांक को ही परमाणु संख्या भी कहते हैं, परमाणु द्रव्यमान को ही परमाणु भार भी कहते हैं। इंग्लिश में एटॉमिक नंबर और इसको एटॉमिक मास कहते हैं। तो परमाणु क्रमांक क्या है, याद रखिएगा। मैंने बताया था आपको लास्ट वीडियो पे, ये हमारा परमाणु है। पदार्थ की सबसे छोटी इकाई परमाणु कहलाती है। हर पदार्थ परमाणुओं से मिलकर बना होता है और परमाणु का समस्त भार उसके केंद्र में केंद्रित होता है, जिसे हम नाभिक कहते हैं, न्यूक्लियस कहते हैं। नाभिक में दो प्रकार के कण होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन धनावेशित होता है और न्यूट्रॉन का कोई आवेश नहीं होता। ये बात हमने आपको बताई थी। तो आज आपको परमाणु क्रमांक, इलेक्ट्रॉन के बारे में मैंने ये बताया था कि इलेक्ट्रॉन जो है नाभिक के बाहर चारों ओर होता है और क्या करता है, नाभिक के बाहर चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है। बात यह है कि परमाणु क्रमांक है क्या, तो ध्यान से देखिएगा। किसी भी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या परमाणु क्रमांक कहलाती है, एटॉमिक नंबर कहलाती है। किसी भी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या परमाणु क्रमांक कहलाती है। प्रोटॉनों की संख्या को ही धनावेश की संख्या भी कहते हैं। प्रोटॉनों की संख्या को ही धनावेशों की संख्या भी कहते हैं, क्योंकि प्रोटॉन धनावेश होता है। तो परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या ही परमाणु क्रमांक कहलाती है। परमाणु क्रमांक को अपन जेड से प्रदर्शित करते हैं। परमाणु क्रमांक को जेड से प्रदर्शित करते हैं और जेड बराबर आपको पता चल गया है नंबर ऑफ प्रोटॉन, मतलब प्रोटॉन की संख्या, मतलब धनावेश की संख्या। एक बात आपको और समझना है कि किसी परमाणु में जितने ही प्रोटॉनों की संख्या होती है, जितने ही नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं, परमाणु में उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। मतलब प्रोटॉनों की संख्या और इलेक्ट्रॉनों की संख्या परमाणु में बराबर होती है। परमाणु में जितने ही प्रोटॉन होंगे, परमाणु में उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे। जैसा कि हाइड्रोजन हमारा परमाणु है, इसका परमाणु क्रमांक 1 है, मतलब Z बराबर 1, और परमाणु क्रमांक 1 का मतलब है इसमें प्रोटॉनों की संख्या 1 है, क्योंकि परमाणु क्रमांक प्रोटॉनों की संख्या धनावेश की संख्या है। लेकिन हमको पता है कि परमाणु के अंदर जितने ही प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। मतलब प्रोटॉन यदि 1 है तो इलेक्ट्रॉन भी कितना होगा, 1 होगा। मतलब परमाणु क्रमांक के पता हो जाने से प्रोटॉनों की संख्या तो पता ही चल जाती है, क्योंकि परमाणु क्रमांक तो प्रोटॉनों की ही संख्या है। लेकिन उसके साथ साथ ये भी पता चल जाता है कि जितने ही प्रोटॉन होते हैं उतने इलेक्ट्रॉन होते हैं। मतलब प्रोटॉन के साथ इलेक्ट्रॉनों की संख्या का भी पता चल जाता है। ठीक है, जैसे सोडियम, जिसका परमाणु क्रमांक 11 होता है, तो याद रखिएगा परमाणु क्रमांक 11 मतलब Z बराबर 11, क्योंकि परमाणु क्रमांक को Z से रिप्रेजेंट करते हैं और परमाणु क्रमांक मतलब प्रोटॉनों की संख्या, धनावेशों की संख्या। तो परमाणु क्रमांक 11 मतलब प्रोटॉन 11 और प्रोटॉन 11 मतलब इलेक्ट्रॉन भी कितने हैं, 11। यही हमारा परमाणु क्रमांक के बारे में जानकारी है।
तो आपको ये बात याद है कि परमाणु क्रमांक जो होता है वो प्रोटॉनों की संख्या होता है, और जितने ही प्रोटॉन होते हैं उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी होते हैं। ठीक है, आप समझ चुके हैं परमाणु क्रमांक क्या है। परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या परमाणु क्रमांक कहलाता है। ठीक है, मतलब Z बराबर P बराबर E ऐसा भी लिख सकते हैं। Z बराबर P बराबर E, ये बात सही है। जो परमाणु क्रमांक है प्रोटॉनों की संख्या, और जो प्रोटॉन की संख्या, जितने किसी परमाणु में प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन। ठीक है, बिल्कुल परमाणु। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, परमाणु द्रव्यमान की बात करते हैं। परमाणु द्रव्यमान की, परमाणु द्रव्यमान जो है ना, किसी भी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों तथा न्यूट्रॉनों की संख्या, प्रोटॉनों तथा न्यूट्रॉनों की संख्या, नंबर ऑफ प्रोटॉन, द सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, किसी भी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों तथा न्यूट्रॉनों की संख्या का योग, प्रोटॉनों तथा न्यूट्रॉनों की संख्या का योग जो होता है, परमाणु प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या का जो योग होता है वही परमाणु द्रव्यमान होता है। मतलब परमाणु द्रव्यमान को हम यदि A से प्रदर्शित करते हैं तो A बराबर होगा P प्लस N, मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, सॉरी नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को जब जोड़ देते हैं तो हमारे पास परमाणु द्रव्यमान प्राप्त होता है। ठीक है, ये हमारे, इसे हम A से प्रदर्शित करते हैं। मतलब एक बात की जानकारी आपको हो गई कि नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या परमाणु क्रमांक कहलाती है, और नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों तथा न्यूट्रॉनों की संख्या का योग परमाणु द्रव्यमान कहलाता है। केवल प्रोटॉनों की संख्या तो परमाणु क्रमांक, और प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या तो परमाणु द्रव्यमान कहलाता है। प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या का योग परमाणु द्रव्यमान कहलाता है। अब ये इक्वेशन पे बहुत बड़ा बात किया जा सकता है, और भी इसको और भी फॉर्म में चेंज किया जा सकता है। जैसे आपको पता है कि प्रोटॉनों की संख्या को ही हम परमाणु क्रमांक भी कहते हैं, मतलब P की जगह हम क्या लिख सकते हैं, Z भी लिख सकते हैं, क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन Z बराबर P, तो क्या P बराबर Z हो सकता है कि नहीं हो सकता। हमने P की जगह Z रख दिया, यहां से काम हो सकता है। ये हो गया परमाणु द्रव्यमान और ये हो गया परमाणु क्रमांक, जैसे परमाणु संख्या लिखे। अब यदि न्यूट्रॉन निकालना है तो ये जो Z है ना अपना, उसको उस साइड भेज दीजिए, तो ये प्लस का Z है, कुछ नहीं लिखा जिसके पहले उसको प्लस मानते हैं, और जब वो इक्वल के उस पार जाता है तो माइनस में चला जाता है। मतलब यदि न्यूट्रॉनों की संख्या ज्ञात करना है तो आपको परमाणु द्रव्यमान में यदि परमाणु क्रमांक को माइनस कर देंगे तो आपको न्यूट्रॉनों की संख्या प्राप्त हो जाएगी। जब भी आप परमाणु द्रव्यमान में परमाणु क्रमांक को माइनस करते हैं तो न्यूट्रॉनों की संख्या प्राप्त होती है। तो जैसा कि आपको पता चल गया परमाणु क्रमांक क्या है, तो आपको पता है परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को परमाणु क्रमांक कहते हैं। ठीक है, परमाणु क्रमांक जो है वो प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होता है। जितने ही प्रोटॉन की संख्या होते हैं उतने इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। और जो परमाणु द्रव्यमान होता है, परमाणु भार जिसे कहते हैं, तो परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों तथा न्यूट्रॉनों की संख्या का योग परमाणु द्रव्यमान कहलाता है। जब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को आपस में जोड़ देते हैं तो परमाणु द्रव्यमान प्राप्त होता है। ठीक है, P की जगह हमने Z रख दिया, और जब भी परमाणु द्रव्यमान और परमाणु क्रमांक को आपस में माइनस करते हैं तो न्यूट्रॉनों की संख्या प्राप्त हो जाता है। अब आप बोलेंगे कि सर इसका कोई एक ठीक है यूजुअल टॉपिक बताइए, तो देखिएगा थोड़ा सा, किसी तत्व को यदि रिप्रेजेंट करना है, मान लीजिए मैंने तत्व को एलिमेंट्स को x मान लिया, मैंने एलिमेंट्स को x मान लिया, तो उसको रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या है, किसी तत्व को अपन प्रदर्शित कैसे करते हैं, उस तत्व को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका बताइए। तो चलिए मैं उस तत्व को परमाणु क्रमांक और परमाणु द्रव्यमान के साथ रिप्रेजेंट करने का एक तरीका बताता हूँ। ऐसे रिप्रेजेंट कर देते हैं। यदि हमने तत्व को x माना है तो याद रखिएगा कि हम परमाणु क्रमांक जो होता है उसको अपन नीचे लिखते हैं। ये हमने लिख दिया Z,
और जो परमाणु द्रव्यमान होता है उसको ऊपर लिखते हैं, या तो बाएं पक्ष में लिख सकते हैं या तो दाएं पक्ष में लिख सकते हैं। हमने लिख दिया। तो यहाँ पे यदि कोई पूछेगा ये क्या है, ये किसी तत्व को रिप्रेजेंट करने का तरीका है। किसी तत्व को आप ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब आप बोलेंगे कि सर बताइए इसके बारे में थोड़ा सा, तो बिल्कुल बताता हूँ। यहाँ पे जो यक्ष है ना, तत्व है, जेड क्या है, तो आपको पता है कि जेड मतलब क्या होता है, परमाणु क्रमांक होता है। अब आप बोलेंगे सर कि ये ए क्या है, तो ये ए उसका परमाणु द्रव्यमान है। ठीक है, तो जो नीचे लिखा हुआ है वो परमाणु क्रमांक है और जो ऊपर लिखा हुआ है वो परमाणु द्रव्यमान है। एक बार मैं थोड़ा सा रिकॉल कर दूं आपको। परमाणु क्रमांक क्या है, परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या परमाणु क्रमांक कहलाती है। अब आता है परमाणु द्रव्यमान, तो परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या का योग परमाणु द्रव्यमान कहलाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जो लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं इस परमाणु क्रमांक और परमाणु द्रव्यमान पर क्या बातें करते हैं। जैसे कि हमने हाइड्रोजन लिखा जिसका परमाणु क्रमांक 1 और परमाणु भार भी 1 होता है। हीलियम लिखा जिसका परमाणु क्रमांक 2 और परमाणु भार 4 होता है। हमने लिथियम लिखा जिसका परमाणु क्रमांक 3 परमाणु भार 7 होता है। हमने बेरिलियम लिखा जिसका परमाणु क्रमांक 4 परमाणु भार 9 होता है। ठीक है, हमने बोरान लिखा जिसका परमाणु क्रमांक 5 परमाणु भार 11 होता है। कार्बन लिखा जिसका परमाणु क्रमांक 6 परमाणु भार 12 होता है। नाइट्रोजन लिखा जिसका परमाणु क्रमांक 7 परमाणु भार 14 होता है। हमने ऑक्सीजन लिखा जिसका परमाणु क्रमांक 8 परमाणु भार 16 होता है। हमने फ्लोरीन लिखा जिसका परमाणु क्रमांक 9 और परमाणु भार 19 होता है। और हमने नियॉन लिखा जिसका परमाणु क्रमांक 10 और परमाणु भार 20 होता है। ये हमने परमाणु क्रमांक और परमाणु द्रव्यमान लिख दिया है। अब आप बोलेंगे सर इतना लिखने का तात्पर्य क्या है, तो ध्यान से देखिएगा। जैसे हाइड्रोजन का यदि परमाणु क्रमांक 1 है तो हाइड्रोजन में प्रोटॉनों की संख्या 1 है। और याद रखिएगा प्रोटॉन मतलब धनावेश, और जितने ही प्रोटॉन होंगे किसी परमाणु में उतने ही इलेक्ट्रॉन भी होंगे। यदि हाइड्रोजन में प्रोटॉन की संख्या 1 है तो इलेक्ट्रॉन की भी संख्या क्या होगी, 1। और यदि आपसे कोई पूछेगा कि हाइड्रोजन में ठीक ना न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी है, न्यूट्रॉन निकालने के लिए परमाणु द्रव्यमान में परमाणु क्रमांक को माइनस करना पड़ेगा। परमाणु द्रव्यमान है 1 और परमाणु क्रमांक भी है 1, और 1 में 1 गया तो कितना है, 0। मात्र पूरे पीरियोडिक टेबल में हाइड्रोजन ही एक ऐसा एलिमेंट है जिसमें नाइट्रोजन की संख्या 0 है। मात्र हमारा हाइड्रोजन ही एक ऐसा एलिमेंट है जिसमें न्यूट्रॉनों की संख्या 0 है। ठीक है, इसी तरह सबके आप लोगों का वर्क है कि आप सभी इनका निकालें कि इन सभी में प्रोटॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या और न्यूट्रॉनों की संख्या क्या है। एक और समझा देता हूं। सोडियम जिसका परमाणु क्रमांक 11 होता है और परमाणु भार 23 होता है। ये परमाणु क्रमांक है, ये परमाणु द्रव्यमान या भार है। परमाणु क्रमांक को ही परमाणु संख्या, परमाणु द्रव्यमान को ही परमाणु भार कहते हैं। सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 है, मतलब इसमें प्रोटॉनों की संख्या 11 है, धनावेश की संख्या 11 है। और जितने ही प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। प्रोटॉन 11 तो इलेक्ट्रॉन भी 11। अब आपसे कोई बोलता है न्यूट्रॉनों की संख्या बताइए, तो न्यूट्रॉन की संख्या यदि कोई आपसे पूछता है तो आप परमाणु द्रव्यमान में क्या करेंगे, परमाणु क्रमांक को माइनस कर देंगे। परमाणु द्रव्यमान हमारा कितना है, 23 है। परमाणु क्रमांक हमारा कितना है, 11 है। तो 23 में 11 जाएगा, 3 में से गया 2 और 2 में से गया 1 और कितना आया, 12 आया। तो ये हमारे पास जो है ये क्या है हमारा, क्या है हमारा, ये हमारा न्यूट्रॉनों की संख्या है। ठीक है, तो याद रखिएगा इस तरह से हम लोग प्रोटॉनों की संख्या, न्यूट्रॉनों की संख्या और इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करते हैं। ठीक है, अब मैं
आपको आयनों में अभी तो परमाणु में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन निकालना सिखाया, क्योंकि परमाणु उदासीन होता है। उदासीन मतलब इसमें जितने ही धनावेश होते हैं उतने ही ऋणावेश होते हैं। यदि इसमें प्रोटॉनों की संख्या और इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर होती है, प्रोटॉन 10 होंगे तो इलेक्ट्रॉन भी 10 होंगे। लेकिन आयन के रूप में क्या होगा उसको बताने से पहले मैं आज आपको क्या बताना चाह रहा हूँ, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताने जा रहा हूँ, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बताने जा रहा हूँ, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो ध्यान से देखिएगा, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जिसे इंग्लिश में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब आपसे कोई पूछता है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है, तो आप बता देना इलेक्ट्रॉन को भरना। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है? इलेक्ट्रॉन को भरना। इलेक्ट्रॉन को भरना ही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहलाता है, इलेक्ट्रॉन को फील करना। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहलाता है। इलेक्ट्रॉन भरे कहाँ जाते हैं तो ध्यान से देखिएगा, मैंने कहा ये नाभिक है, नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों होते हैं, लेकिन प्रोटॉन धनावेश होता है, न्यूट्रॉन का कोई आवेश नहीं होता। तो जो प्रोटॉन का आवेश होता है वही नाभिक का आवेश होता है, क्या? धनावेश। नाभिक धनावेशित होता है। और नाभिक के बाहर चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। तो इलेक्ट्रॉन जहां पर चक्कर लगाते हैं इसे हम कहते हैं कोष। ठीक है, नाभिक के चारों ओर का जो वृत्ताकार पथ है, नाभिक के बाहर चारों ओर का वृत्ताकार पथ जिसमें इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं उसे कोष या उसे कक्षा कहते हैं, कक्ष कहते हैं। ठीक है, इंग्लिश में इसे ऑर्बिट या सेल कहते हैं। इसी को ऊर्जा स्तर, एनर्जी लेवल भी कहते हैं। ऊर्जा स्तर मतलब एनर्जी लेवल भी कहते हैं। याद रखिएगा, कोष, कक्षा, कक्ष और एनर्जी लेवल सारी चीजें सेम है। नाभिक के बाहर वृत्ताकार पथ जिसमें इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? कोष बोलते हैं। ठीक है, देखिएगा ये पहला कोष है, इसे n बराबर 1 से प्रदर्शित करते हैं या k से प्रदर्शित करते हैं, और सबसे कम ऊर्जा इसी की होती है। जो नाभिक के जितना पास होगा उसकी ऊर्जा उतनी ही कम होती है। और नाभिक से जैसे ही दूरी बढ़ेगी, इसको नाम दे दिया गया दूसरा कोष, इसको यल भी कहते हैं, इसकी ऊर्जा पहले से ज्यादा होती है। n बराबर 3, ये तीसरा कोष हो गया, इसे m से भी प्रदर्शित कर सकते हैं। और n बराबर 4, ये हमारा चौथा कोष हो गया, इसे हम n से भी प्रदर्शित करते हैं, KLMN। समझ में किया? तो नाभिक के चारों ओर का वृत्ताकार पथ जहां पर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं उसे हम कोष, कक्षा, कक्ष या ऊर्जा स्तर कहते हैं। अब इन ऊर्जा स्तर में, इन कोषों में इलेक्ट्रॉन को भरना सीखेंगे अपन। इसी को अपन इंग्लिश में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और इसको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहते हैं। कोषों में इलेक्ट्रॉन कैसे भरा जाए आज हम सीखेंगे कि कोष में इलेक्ट्रॉन कैसे भरते हैं। आप सभी को पता होना चाहिए कि पहले कोष में ये जो n बराबर 1 है, इसमें हम पहले कोष में अधिकतम की मैं बात कर रहा हूं, अधिकतम 2 ही इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं। अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं। कम से कम 1 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, और अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन। n बराबर 2, दूसरे कोष में आप अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। कम से कम तो 1 भी इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, पर अधिक से अधिक 8 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। n बराबर 3 क्यों और कैसे, ये सब अभी आपको बताने वाले हैं। और तीसरे कोष में हम अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन ही भरते हैं। तो ध्यान से देखते रहिए, अपन चलते हैं आज इलेक्ट्रॉनों को भरते हैं कि पहले कोष में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन कैसे भरे, दूसरे कोष में अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन कैसे भरे, तीसरे कोष में 8 इलेक्ट्रॉन कैसे भरा जाए। इन सारी चीजों पर अपन विचार करते हैं। ठीक है, सभी लोग लिख लिए होंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉन को भरना। इलेक्ट्रॉन आज हम लोग कहाँ भरेंगे? कोष में भरेंगे। कोई बोलेगा कोष क्या है? तो नाभिक के चारों ओर का वृत्ताकार पथ, नाभिक के चारों ओर का वृत्ताकार पथ, ठीक है, काल्पनिक है, जहां पर इलेक्ट्रॉन क्या करता है?
चक्कर लगाता रहता है, उस वृत्ताकार पथ को, उस सर्कुलर पाथ को हम कोष कहते हैं, ऑर्बिटल सेल कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हम इन कोषों में आज इलेक्ट्रॉन भरना सीखेंगे। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनों को भरना, और आज हम इलेक्ट्रॉन भरना कहाँ सीखेंगे? कोषों में इलेक्ट्रॉन भरना। कहाँ सीखेंगे? कोषों में इलेक्ट्रॉन भरना, कि कोष में इलेक्ट्रॉन कैसे भरा जाए। तो ध्यानपूर्वक देखिएगा, मैंने कहा हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1, हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1, ये क्या लिखा हुआ है? जो लिखा रहता है ये परमाणु क्रमांक लिखा रहता है। और परमाणु क्रमांक 1 होने का मतलब ये है, परमाणु क्रमांक 1 होने का मतलब ये है कि इसमें प्रोटॉनों की संख्या कितनी है? 1। और प्रोटॉन की संख्या 1 मतलब इलेक्ट्रॉन की संख्या भी 1। और याद रखिएगा कोष, ठीक ना, कोषों में हमेशा इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, सेल में हमेशा इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। आपको 1 इलेक्ट्रॉन भरना है, ठीक ना, हाइड्रोजन का, तो आप ये नाभिक बना देंगे हाइड्रोजन का, और ये कोष बनाएंगे। पहले कोष में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन जा सकते थे, पर हाइड्रोजन के पास 1 ही इलेक्ट्रॉन है, इसलिए हमने 1 इलेक्ट्रॉन भर दिया। इसी को लिखना चाहते हैं तो अपन लिखते हैं 1। ये हमारा पहला कोष में 1 इलेक्ट्रॉन भरा गया है। यदि आपसे कोई कहता है कि हीलियम, तो आपको हीलियम का परमाणु क्रमांक पता है क्या होता है? 2। इसमें प्रोटॉनों की संख्या कितनी होती है? 2। इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? 2। अब आपको पता चल गया है कि ये नाभिक बनाएंगे, और पहले कोष में हमको कितने इलेक्ट्रॉन, क्योंकि प्रोटॉन नहीं इलेक्ट्रॉन भरना है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास मतलब इलेक्ट्रॉनों का भरना, लेकिन परमाणु क्रमांक से प्रोटॉन पता चलेगा, प्रोटॉन से इलेक्ट्रॉनों की संख्या पता चलेगी, और 20 इलेक्ट्रॉन को कोष में भर देंगे, ये 2 इलेक्ट्रॉन। अब आपको पता है कि हमने पहले कोष में 2 इलेक्ट्रॉन भर दिए हैं, तो 2। इसमें 1 क्यों भरे? क्योंकि 1 ही इलेक्ट्रॉन था। इसमें 2 क्यों भरे? क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन था। अब आप बोलेंगे उस बात का अर्थ तो नहीं निकल रहा है। अब निकल जाएगा कि पहले कोष में अधिकतम 2 ही इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं, 1 चला गया, यहाँ पे दोनों इलेक्ट्रॉन चले गए। पहले कोष में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन जा सकते थे, और हीलियम में वो 2 इलेक्ट्रॉन चले गए हैं। इसलिए हीलियम को देखिए, हाइड्रोजन को स्थायी नहीं मानते हैं, क्योंकि पहले कोष में अधिकतम 2 जा सकते थे, लेकिन 1 ही गए, इसलिए उसको स्थायी नहीं माना जाता, स्टेबल नहीं माना जाता। लेकिन पहले कोष में 2 इलेक्ट्रॉन जाने थे, और हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन जा चुके हैं, इसलिए हीलियम को क्या माना जाता है? स्थायी माना जाता है, स्टेबल माना जाता है, कि ये स्थायी तत्व है। उसके बाद लिथियम, जिसका परमाणु क्रमांक 3 होता है, इसमें प्रोटॉनों की संख्या भी 3, इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी 3। ये हमने नाभिक बना दिया, नाभिक के बाहर हम कोष बनाएंगे, लेकिन हमको पता है कि पहले कोष में अधिकतम 2 ही इलेक्ट्रॉन जा सकते थे, लेकिन हमको लिथियम में भरने 3 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 इलेक्ट्रॉन पहले भर देंगे। और ऐसा भी नहीं करेंगे कि इसमें 1 भर देंगे, अगले वाले में चले जाएंगे। पहले आपको पहला कोष पूरा भर लेना है, तो हमने यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन भर दिया, और जब अगला इलेक्ट्रॉन भरेंगे तो ऐसे भरेंगे, दूसरा कोष बना करके भरेंगे, और अब लिखेंगे 2 और 1। पहले कोष ये बता रहे कि पहला कोष है जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, ये दूसरा कोष है जिसमें 1 इलेक्ट्रॉन है, ये लिथियम के 3 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब यदि कोई आपसे कहता है बेरिलियम, जिसका परमाणु क्रमांक 4 है, इसको बताइए, इसको समझाइए। तो याद रखिएगा, बेरिलियम जिसका परमाणु क्रमांक 4 है, मतलब इसमें प्रोटॉनों की संख्या 4 है, इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी 4 है। अब बताइए, यदि इसके इलेक्ट्रॉन भर गए हैं तो पहले अपन नाभिक बनाएंगे, और नाभिक के बाहर ये 2 इलेक्ट्रॉन पहले भरेंगे। पहले कोष में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे कोष में अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं, पर अभी हमको जरूरत मात्र 4 इलेक्ट्रॉन थे, 2 भर चुके हैं, 2 की और है, तो ये और ये कहीं भी लिख सकते हैं, इसी को लिखते हैं 2 और 2। ठीक है, इसी तरीके से अब हम यदि कार्बन पर चलेंगे, बोरान के बाद, ठीक है, बेरिलियम के बाद बोरान, तो बोरान के लिए 5 होता है, तो क्या लिखेंगे? 2 और 3। कार्बन के पास चलेंगे, 6 होता है, क्या लिखेंगे? 2 और 4। नाइट्रोजन का 7 होता है, क्या लिखेंगे? 2 और 5। ठीक है, उसके बाद हमारे पास ऑक्सीजन होता है 8, क्या लिखेंगे? 2 और 6। उसके बाद हमारे पास होता है फ्लोरीन का क्या लिखेंगे? 2 और 7। उसके बाद हमारे पास होता है नियॉन, और नियॉन के लिए हम क्या लिखेंगे? 2 और 8। उसी तरह हमारे पास सोडियम होता है, सोडियम के लिए क्या लिखेंगे? 2 8। अब हमको पता है कि दूसरे कोष में अधिकतम 8 ही इलेक्ट्रॉन जा सकते थे, वो नियॉन में चले गए हैं। तो पहला ऐसा हीलियम था जो कि स्थायी था, पहले कोष में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन जा सकते थे, और हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन चले गए थे। और उसी तरह से दूसरे कोष में अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन जा सकते थे, और नियॉन में वो 8 इलेक्ट्रॉन जा चुके हैं, इसलिए अब नियॉन भी स्थायी है। अब सोडियम का करेंगे, तो देखिए सोडियम में 2, फिर 8, 10 हो गया, अभी एक और चाहिए इलेक्ट्रॉन, तो 11।
नहीं समझ पा रहे हैं? सोडियम में प्रोटॉन भी 11 इलेक्ट्रॉन भी 11, हमको इलेक्ट्रॉन भरना है तो पहले 2 भरे, फिर 8 भरे, फिर 1 भरे। उसी तरह मैग्नीशियम में अब जाएंगे 12 का तो क्या हो जाएगा 2 8 और 2 हो जाएगा। उसी तरह आप किसमें जाएंगे मैग्नीशियम के बाद एल्युमिनियम में जाएंगे 13 का क्या हो जाएगा 2 8 और 3 हो जाएगा। उसी तरह आप आगे बढ़ेंगे किसमें जाएंगे सिलिकॉन में जाएंगे 14 होता है 2 8 और 4 हो जाएगा। उसी तरह फिर आप फास्फोरस में जाएंगे 15 होता है 2 8 और 5 हो जाएगा। उसी तरह फिर आप किसमें जाएंगे आगे बढ़ते चले जाएंगे सल्फर में जाएंगे। फास्फोरस के बाद सल्फर में 16 होता है 2 8 और 6 होता है। उसके बाद क्लोरीन में जाएंगे 17 में 2 8 और 7 होता है। फिर आप किसमें जाएंगे क्लोरीन के बाद आर्गन में जाएंगे 2 8 और 8 होता है। देखिए तीसरे कोष में भी अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन जाते हैं और आर्गन में वो 8 इलेक्ट्रॉन जा चुके हैं, मतलब आर्गन भी 8 इलेक्ट्रॉन है, ये स्थायी है, ठीक है ना। अब पोटेशियम की बात करेंगे, पोटेशियम 19 की बात करेंगे तो 2 8 8 बात समझ में आई कि नहीं है? अब आप सोचेंगे यहाँ पर 19 तो 2 8 10 हो गया, 8 18 और एक क्या आ जाएगा 19। तीसरे कोष में भी अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन जा सकते थे, 8 इलेक्ट्रॉन चले गए, ये भी स्थायी है आर्गन में। अब पोटेशियम का 19 हो गया, अब आपको कैल्शियम 20 करना है तो 2 8 10 8 18 और 2 20। समझ में आएगी? इस प्रकार से हमने 20 तक का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया, इलेक्ट्रॉन भरा, कोषों में इलेक्ट्रॉन भरा, कोषों में इलेक्ट्रॉन कैसे भरते हैं ये मैंने आपको बताया, ठीक है। एक बात याद रखिएगा, ये हमारा पहला कोष है, ये हमारा पहला कोष है, बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? ये हमारा पहला कोष, ये हमारा दूसरा कोष, ये पहला कोष, ये दूसरा कोष, ये पहला, ये दूसरा, ये पहला दूसरा, पहला दूसरा, पहला दूसरा, पहला, यहाँ पहला दूसरा और तीसरा, तीसरा कोष भी चालू हो गया, पोटेशियम से पहला दूसरा तीसरा और चौथा कोष भी शामिल हो गया। मतलब कि हमको बताना था आपको इलेक्ट्रॉन कैसे भरना है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, और मैंने कोषों में इलेक्ट्रॉन भरना आज आपको सिखाया है, कोषों में इलेक्ट्रॉन कैसे भरें। अब यहाँ पर मैं आपको, ठीक है, कुछ टॉपिक के बारे में सिखाना और बताना चाहूंगा। अब आप बोलेंगे कि ये यूजुअल टॉपिक क्या था, इसको पढ़ाने के पीछे आपका मकसद क्या था? तो देखिए, इसको पढ़ाने के पीछे जो मेरा मकसद था वो मुझे इन 4 टॉपिक के बारे में मुख्यतः बताना है। पहला, संयोजी कोष, जिसे संयोजकता कोष भी कहते हैं, इंग्लिश में वैलेंस सेल कहते हैं, वैलेंस सेल। दूसरी चीजें जो मुझे बतानी है वो बताना है संयोजी इलेक्ट्रॉन। क्या बताना है? संयोजी इलेक्ट्रॉन बताना है। तो चलिए, संयोजी इलेक्ट्रॉन बताना है मतलब मुझे वैलेंस इलेक्ट्रॉन बताना है, ठीक है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन बताना है। और इसके बाद संयोजी कोष, संयोजी इलेक्ट्रॉन, इन दोनों चीजों को बताने के बाद मुझे तीसरी चीज जो बतानी है वो संयोजकता बतानी है। संयोजकता मतलब वैलेंसी बतानी है। मुझे आज 3 चीजों की जानकारी इस टॉपिक से देना है। संयोजी कोष, वैलेंस सेल, संयोजी इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, संयोजकता जिसे हम वैलेंसी कहते हैं। तो ध्यानपूर्वक देखिएगा, किसी ने आपसे कहा कि कैल्शियम का संयोजी कोष क्या होगा, तो ध्यान से सुनते चलेंगे तो आपको हर चीज क्लियर हो जाएगी, और ध्यान से नहीं सुनेंगे तो आपको कोई भी चीज क्लियर नहीं होगी। राइट डाउन करना है, कॉपी सामने रखनी है, उस पर लिखते चलना है। संयोजी कोष, संयोजी कोष मतलब होता है अंतिम कोष, लास्ट सेल जो होता है ना, अंतिम कोष को ही संयोजी कोष कहते हैं। लास्ट सेल को ही अपन संयोजी कोष कहते हैं, ठीक है ना। अंतिम कोष है हमारा, अंतिम कोष ही हमारा संयोजी कोष कहलाता है। अंतिम कोष हमारा संयोजी कोष कहलाता है। अब आप बोलेंगे कि संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या कहलाता है, तो ध्यान से सुनिएगा। अंतिम कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन, अंतिम कोष में उपस्थित, अंतिम कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन संयोजी इलेक्ट्रॉन कहलाता है। अंतिम कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन, संयोजी कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन क्या कहलाता है? संयोजी इलेक्ट्रॉन कहलाता है। अब आप पूछेंगे संयोजकता क्या है, इस पे भी अपन बात करेंगे। तो पहले तो देखिएगा, ढेर सारी बातें आज होनी है। अंतिम कोष, संयोजी कोष को ही अंतिम कोष कहते हैं, ठीक है, और अंतिम कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो चलिए मैं पहले बताना चालू करूं। जैसे कैल्शियम का ये पहला कोष है, ये दूसरा कोष है, ये तीसरा कोष है, ये चौथा कोष है। तो जो ये चौथा कोष है ना, यही इसका अंतिम कोष है, इसी को अपन संयोजी कोष कहते हैं। तो कैल्शियम का संयोजी कोष चौथा कोष है।
ये n बराबर 1, n बराबर 2, n बराबर 3, n बराबर 4, K, L, M और N, यही n है, ठीक है ना। तो याद रखिएगा कैल्शियम का संयोजी कोष जो है कौन है, कैल्शियम का संयोजी कोष ये है जिसे चौथा कोष कहते हैं, अंतिम कोष, ठीक है। अब पूछेगा कि कैल्शियम के लिए संयोजी इलेक्ट्रॉन बताइए, तो कैल्शियम के लिए संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या होगा, 2 होगा, ठीक है, क्योंकि अंतिम कोष में जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है वही संयोजी इलेक्ट्रॉन होता है, लेकिन इसका संयोजी कोष 4 है, n बराबर 4, या उसी को बोल सकते हैं क्या, n, K, L, M, N, तो n बोल सकते हैं, n बराबर 4 या उसी को बोलते हैं, ठीक है। यदि कोई आपसे पूछेगा पोटेशियम का संयोजी कोष क्या है, तो अंतिम कोष क्या है, 1, 2, 3, 4, चौथा कोष इसका संयोजी कोष है, इसमें संयोजी इलेक्ट्रॉन कितने हैं, तो संयोजी इलेक्ट्रॉन इसमें 1 है, ठीक है। अंतिम कोष में जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या उसे हम क्या बोलते हैं, संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। क्या आपको समझ में आ रही है ये बात, बिल्कुल समझ में आ रही है। कोई बोलेगा आर्गन के लिए संयोजी कोष क्या है, तो आर्गन के लिए संयोजी कोष 1, 2, 3, तीसरा संयोजी कोष है, बोले n बराबर 3 इसका संयोजी कोष है। अब पूछेगा कि इसमें संयोजी इलेक्ट्रॉन कितने हैं, तो संयोजी कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन मतलब 8 इलेक्ट्रॉन इसके संयोजी इलेक्ट्रॉन है। क्लोरीन का भी तीसरा कोष ही संयोजी कोष है, लेकिन क्लोरीन में संयोजी इलेक्ट्रॉन कितने हैं, तो 7 है। सल्फर में संयोजी इलेक्ट्रॉन 6 है, फास्फोरस में संयोजी इलेक्ट्रॉन 5 है, सिलिकॉन में संयोजी इलेक्ट्रॉन 4 है, एल्युमिनियम में संयोजी इलेक्ट्रॉन 3 है, मैग्नीशियम में संयोजी इलेक्ट्रॉन 2 है, सोडियम में संयोजी इलेक्ट्रॉन 1 है, नियॉन में संयोजी इलेक्ट्रॉन 8 है। देखिए अंतिम कोष को संयोजी कोष कहते हैं। संयोजी कोष मतलब या तो ये बताना पड़ेगा कि L, M, N बताना पड़ेगा कि पहला कोष है कि दूसरा कोष है कि तीसरा कोष है कि चौथा कोष है, ये बताना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर जो संयोजी इलेक्ट्रॉन बताना पड़ेगा, अंतिम कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या को ही अपन संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो चलिए आपको संयोजी कोष भी समझ में आ गया, अंतिम कोष को संयोजी कोष कहते हैं और अंतिम कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या को संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। और अब हम बातें करने जा रहे हैं किसकी, संयोजकता की। किसकी बातें करने जा रहे हैं, संयोजकता की। चलिए संयोजकता के बारे में समझते हैं। संयोजकता के लिए कौन सी बातें हमको याद रखनी पड़ेगी, तो ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। यदि अंतिम कोष में मतलब संयोजी कोष में 1 से 4 इलेक्ट्रॉन है, 1 से लेकर के यदि 4 इलेक्ट्रॉन है तो उसकी संयोजकता 4 ही हो, मतलब जो जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उसकी संयोजकता वही होगी। और यदि संयोजी कोष में 5 से अधिक इलेक्ट्रॉन है, यदि 5 से अधिक इलेक्ट्रॉन है, सॉरी 4 से अधिक मतलब 5, 6, 7, 8, ठीक है, 4 से अधिक इलेक्ट्रॉन है संयोजी में, तो आप उसकी संयोजकता पता करना चाहते हैं तो आपको 8 से माइनस करना पड़ेगा, 8 से उस संयोजी इलेक्ट्रॉन को माइनस करना पड़ेगा। चलिए आते हैं शुरुआत से बात करते हैं। हाँ, और इसमें से 1 से लेकर के 20 तक में, 1 से लेकर के 20 तक में 3 ऐसे भी तत्व हैं जिनकी संयोजकता 0 है। 1 से लेकर के 20 तक में 3 ऐसे भी तत्व हैं जिनकी संयोजकता 0 है। अब आप पूछेंगे पहले उन्हीं को बता दीजिए, तो चलिए मैं उनको ग्रीन सिंबल से बताता हूं। पहला वो एलिमेंट है हमारा कौन, हीलियम। दूसरा जो हमारा तत्व है वो है नियॉन। कौन है हमारा दूसरा तत्व, नियॉन है। और तीसरा जो हमारा तत्व है वो कौन है, आर्गन है। मतलब मैंने कहा जिनकी संयोजकता 0 है। अब आप मुझसे पूछ सकते हो कि इनकी संयोजकता 0 क्यों है। पहले कोष में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन जाते थे और इसमें 2 इलेक्ट्रॉन चले गए। ये स्थायी है, ये पूर्ण है, इसकी संयोजकता 0 मानी गई। ना तो ये इलेक्ट्रॉन त्यागेगा ना तो ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा। ये माना गया कि इनका स्टक पूर्ण है। इनके अंतिम कोष में 8 इलेक्ट्रॉन है। अब आप बोलोगे अरे हीलियम के अंतिम कोष में तो 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है। हीलियम के लिए उल्लंघन होता है। हीलियम के लिए ये माना जाता है क्योंकि बताओ हीलियम के पास तो पहला कोष है और पहले कोष में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 2 इलेक्ट्रॉन जाते हैं और 2 इलेक्ट्रॉन गए हैं, इसलिए इसमें 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है, उसके बाद भी स्थायी है। और नियॉन जो है इसका दूसरे कोष में अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन जाते हैं और नियॉन में 8 इलेक्ट्रॉन गए हैं, इसलिए नियॉन स्थायी है। तीसरे कोष में भी अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन जाते हैं और आर्गन में 8 इलेक्ट्रॉन गए हैं, इसलिए आर्गन क्या है, स्थायी है। और जितने अंतिम कोष में इलेक्ट्रॉन जाते हैं यदि वो पूरे चले जाए तो वो स्थायी माना जाता है। ना तो इलेक्ट्रॉन त्यागता है ना तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, उनकी संयोजकता 0 होती है। तो यहाँ पे हीलियम, नियॉन और आर्गन तीनों की ही संयोजकता 0 है। ठीक है, आपको क्या ये बात याद रहेगी। अब मुझे बात करना है कि इन तत्वों का, ठीक है, इन तत्वों की और जो बच गए तत्व उनकी संयोजकता क्या है। तो देखिए लिथियम के अंतिम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है। लिथियम के जब अंतिम कोष में 1 इलेक्ट्रॉन है, लिथियम के अंतिम कोष में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो आपको पता हो जाना चाहिए कि 1 से अधिक कम है तो उसकी संयोजकता वही होगी, इसकी संयोजकता 1 ही होगी।
इसके अंतिम कोष में 2 इलेक्ट्रॉन है, इसकी संयोजकता 2 होगी। इसके अंतिम कोष में 3 इलेक्ट्रॉन है, इसकी संयोजकता 3 होगी। इसके अंतिम कोष में 4 इलेक्ट्रॉन है, इसकी संयोजकता 4 होगी। लेकिन मैंने कहा जब 4 से अधिक हो जाए, मतलब इसके अंतिम कोष में 5 इलेक्ट्रॉन है, तब 8 से माइनस कर देते हैं। तो 8 में 5 माइनस करेंगे तो 3, नाइट्रोजन की संयोजकता 3 होगी। यहाँ पे भी अंतिम कोष में 5 से अधिक इलेक्ट्रॉन हो गए, 6 हो गए, तो इसकी भी संयोजकता यदि पता करना है तो 8 में 6 को माइनस करना पड़ेगा, 2 होंगे। फ्लोरीन के भी अंतिम कोष में 7 इलेक्ट्रॉन है, यदि पता करना है कि इसकी संयोजकता क्या होगी तो 8 में से 7 को घटाना पड़ेगा, और 8 में से 7 घटाएंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा, इसकी संयोजकता 1 होगी। नियॉन के अंतिम कोष में 8 है, 8 में 8 घटाएंगे तो फिर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब आप बोलेंगे सोडियम के अंतिम कोष में फिर से 1 आ गया, फिर से 1 आ गया, तो समझ जाओ कि इसके अंतिम कोष में 1 इलेक्ट्रॉन, यदि अंतिम कोष में 1 से 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो उसकी संयोजकता वही होती है। सोडियम की संयोजकता कितनी होगी, 1 ही होगी। सॉरी, अब मैं आपको बताना ये चाहता हूं, एक खूबसूरत सी चीज आपको दिखाना चाहता हूं, ठीक है। आप बोलेंगे क्या, तो देखिए वो खूबसूरत सी चीज ये है कि लिथियम जो है उसके अंतिम कोष में 1 इलेक्ट्रॉन है। ये जो हाइड्रोजन है इसके अंतिम कोष में 1 इलेक्ट्रॉन है। आप देखेंगे कि सोडियम जो है इसके भी अंतिम कोष में 1 इलेक्ट्रॉन है। आप देखेंगे पोटेशियम जो है इसके भी अंतिम कोष में 1 इलेक्ट्रॉन है। तो जिनके अंतिम कोष में 1 इलेक्ट्रॉन है, आज पीरियोडिक टेबल में जाकर के देखिएगा तो हाइड्रोजन के नीचे लिथियम लिखा होगा, लिथियम के नीचे सोडियम लिखा होगा, सोडियम के नीचे पोटेशियम लिखा होगा। ये ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनके सभी के अंतिम कोष में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, और सभी के अंतिम कोष में 1 इलेक्ट्रॉन है, पर इसकी संयोजकता भी 1 है, क्योंकि 1 से 4 तक के बीच के एलिमेंट, ये कुछ गुणों की समानता को देखते हुए ही इनको समूहों में एक साथ रखा गया। समझ में कि नहीं? अब आप जैसे देखेंगे कि जो हमारे पास बेरिलियम है, अब इसको तो हटा दीजिए, हीलियम को तो हटाइए। हीलियम के अंतिम में 2 कोष है, लेकिन वो स्थायी में चला गया, वो हीलियम, नियॉन और आर्गन। तो फिर देखिए फिर कहां से, बेरिलियम के अंतिम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है। फिर आप देखिए कि और किसके अंतिम कोष में 2 इलेक्ट्रॉन है, आप देख लीजिए यहाँ पे मैग्नीशियम के अंतिम कोष में 2 इलेक्ट्रॉन है। फिर देखिए किसके में, कैल्शियम के। तो आज आप पीरियोडिक टेबल में जाकर के देखेंगे तो बेरिलियम के नीचे मैग्नीशियम, मैग्नीशियम के नीचे कैल्शियम, और भी बड़े तत्वों को तो हमने लिखा नहीं, तो सब इसके नीचे ही आ जाते हैं। अब आप बोलेंगे कि और फिर क्या होगा, बोरान। देखिए बोरान कहाँ है, बोरान के अंतिम कोष में 3 इलेक्ट्रॉन है। अब इसी के साथ देखिए कि कौन और एल्युमिनियम है जिसके अंतिम कोष में 3 इलेक्ट्रॉन है। जैसे कार्बन के अंतिम कोष में 4 इलेक्ट्रॉन है, तो और कौन है जिसके अंतिम कोष में 4 इलेक्ट्रॉन है, सिलिकॉन, तो ये उसके फैमिली का मेंबर है। फिर उसके बाद नाइट्रोजन के अंतिम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है, 5 इलेक्ट्रॉन है। तो और देखिए कौन है जिसके अंतिम कोष में 5 इलेक्ट्रॉन है, फास्फोरस, तो ये उसके फैमिली का मेंबर है। ऑक्सीजन के अंतिम कोष में 6 इलेक्ट्रॉन है, इसका मेंबर कौन है, इसका फैमिली मेंबर कौन है, इसके परिवार का सदस्य कौन है जो इससे गुणों में समानता रखता है, तो ऑक्सीजन से गुणों में समानता सल्फर रखता है, क्योंकि उसके अंतिम कोष में 6 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है। अब आप बोलेंगे कि फ्लोरीन के अंतिम कोष में 7 इलेक्ट्रॉन है, इसका भी बताइए। तो क्लोरीन देखिए इसके भी अंतिम कोष में 7 इलेक्ट्रॉन है। मैं कुल मिलाकर के ये कहना चाहता हूं कि नियॉन के अंतिम कोष में 8 इलेक्ट्रॉन। तो देखिए और कौन है, आर्गन के अंतिम कोष में भी 8 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए नियॉन के नीचे आ गया। लेकिन एक चीज और देखिए कि नियॉन के ऊपर हीलियम भी लिखा होगा, क्यों? क्योंकि हीलियम भले इसके अंतिम कोष में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है, लेकिन उसका भी अष्टक पूर्ण माना जाता है, क्योंकि माना जाता है कि पहले कोष में तो 8 इलेक्ट्रॉन की बात ही नहीं चलेगी, क्योंकि पहले कोष में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन जाते हैं और हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन गए हैं, तो हीलियम भी उसी परिवार में आता है। इस प्रकार से मैंने आपको बताने का प्रयास केवल अभी कोषों में किया, तो मैं आपको कोष समझाऊंगा, ठीक है, कक्षक समझाऊंगा। तो क्या ये बात आपको समझ में आई है? यदि समझ में आई है तो नोट डाउन करिए और आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। अब हम आगे बात करने चलते हैं, ठीक है ना। अभी हमने कोषों में इलेक्ट्रॉन भरना सीखा, कोषों में मैंने आपको इलेक्ट्रॉन भरना सिखाया और इसकी बेसिक जानकारी दी कि आपको बेसिक, आपको केमिस्ट्री में कुछ भी नहीं आता है, आपको बेसिक रूप से सीखना है ना। आपको पहली क्लास आपने देखी हुई है, ठीक है, तो अपन बता रहे हैं आपको कि ऐसे ही हम चीजों को करेंगे, ऐसे चीजों पर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। अब उसके बाद हम बात करने जा रहे हैं, 3 चीजों पे बात करने जा रहे हैं। अब हम बात करेंगे उपकोष में इलेक्ट्रॉन कैसे भरें। अभी हमने आपको सिखाया कि कोषों में इलेक्ट्रॉन कैसे भरें, अब हम आपको सिखाएंगे उपकोष में इलेक्ट्रॉन कैसे भरा जाए, उनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे किया जाए, उनमें इलेक्ट्रॉन कैसे भरे। तो चलिए ध्यान से देखते हैं ये उपकोष शब्द आया कहां से, क्या कैसे बातें हुई। देखिए क्या था, मैंने अभी आपको बताया कि नाभिक है, धनावेश होता है, नाभिक के बाहर वृत्ताकार पथ होता है,
जिसमें इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं। इसको हम पहला कोष कहते हैं। कौन सा कोष कहते हैं? पहला कोष, या इसी को हम के भी कहते हैं, इसी को हम के भी कहते हैं, पहले कोष को। फिर ये साइंटिस्ट आए और बोले कि ठीक है, इसको आपको पता है, इसके बाद और आगे बढ़ते हैं तो ये कौन सा कोष होता है? दूसरा कोष होता है, इसे अपन क्या बोलते हैं? एल बोलते हैं। और आगे बढ़ते हैं तो ये कौन सा कोष होता है? तीसरा कोष होता है, इसे क्या बोलते हैं? एम बोलते हैं। और आगे बढ़ते हैं तो ये चौथा कोष होता है, चौथा कोष को क्या बोलते हैं अपन? चौथे कोष को अपन क्या बोलते हैं? एन बोलते हैं। और आगे बढ़ते हैं तो हमारा कौन सा कोष होता है? पांचवा कोष होता है। और आगे यदि हम बढ़ते हैं तो यहाँ पे हमारा कौन सा कोष होता है? छठवां कोष होता है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाते हैं तो कोषों की संख्या क्या होती जाती है? बढ़ती जाती है। एक चीज आपको जानकारी मिली क्या, कि जैसे जैसे आप देख पा रहे होंगे, कोष जिसे आप सेल कहते हैं, नाभिक के चारों ओर का वृत्ताकार पथ, ये नाभिक है, उसके चारों ओर का वृत्ताकार पथ जहां पर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं उसे क्या कहते हैं? कोष। देखिए आपको एक जानकारी मिली होगी कि जैसे जैसे कोष की संख्या, जैसे जैसे कोष की संख्या जो है इसे यन से भी प्रदर्शित करते हैं कोषों को, ठीक है। जैसे जैसे कोषों की संख्या बढ़ रही है, जैसे जैसे कोषों की संख्या बढ़ रही है, वैसे वैसे ऊर्जा भी बढ़ रही है। ऊर्जा क्या हो रही है? बढ़ रही है। कैसे? जैसे जैसे कोषों की संख्या, पहले कोष की ऊर्जा सबसे कम, उससे ज्यादा दूसरे कोष की, उससे ज्यादा तीसरे कोष की, उससे ज्यादा चौथे कोष की, जैसे जैसे दूरी बढ़ेगी तो ऊर्जा बढ़ती जा रही है। इसलिए पहले कोष में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे कोष में अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन, है ना, तीसरे में और अधिक इलेक्ट्रॉन, बात चलती जाएगी। चलिए ध्यान से देखिएगा, वो बात जो हम कर रहे थे वो बात अब धीरे धीरे विफल हुई, बात आगे बढ़ी। बात आगे बढ़ने के बाद कोषों से बात अब आगे निकल चुकी है। जो बात लोग कह देते हैं कि पहले कोष में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे कोष में अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरे कोष में अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन, है ना, ये एक समय तक बात चली, कोषों के लिए वो बात सही रही, लेकिन जब वो कोष की बात आई तब वो बात गलत साबित हो गई। लेकिन आप बोलेंगे क्या वो यूज नहीं होगा? नहीं, 20 तक सही था, तो 20 तक वो बात सही होगी। उसके आगे की मैं आपको बताऊंगा, तो देखिए कैसे बताऊंगा। देखिएगा, मैं बताने जा रहा हूं उपकोष के बारे में। एक नया शब्द आया, सबसेल, जिसे उपकोष या उपकक्षा या उपकक्ष कहा, सबसेल कहा गया, सब ऑर्बिट कहा गया उसे, सब ऑर्बिट। इस सब ऑर्बिट के बारे में बात हुई, एस, पी, डी और एफ, और जी और एस की भी इमेजिन कर दे, इस पे भी स्टडी चल रही है। एस, पी, डी, एफ, ये 4 है हमारे पास, इन पे भी स्टडी चल रही है, ठीक है। क्या बात आई? जिस तरह आप घरों में रहते हैं, गाय गौशाला में रहती है, उसी तरह इलेक्ट्रॉन के लिए पहले बात आई कोषों में रहते हैं। जिस कॉलोनी में आप रहते हो उसको नाम दे दिया गया, यदि ज्यादा उसमें तो ए ब्लॉक, बी ब्लॉक, सी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक नाम दिया गया। उसी तरह एलिमेंट्स को आज जो जमा करके रखा गया, ब्लॉकों में रखा गया है। एस ब्लॉक में, पी ब्लॉक में, डी ब्लॉक में, एफ ब्लॉक में, यहाँ तक की खोज हो चुकी है, ठीक है। नाम दे दिया है कि एस ब्लॉक है, पी ब्लॉक है, डी ब्लॉक है। उसी तरीके से इन्हीं को उपकोष बनाया गया कि एसपीडीएफ एक उपकोष है। लोगों ने कहा, साइंटिस्ट ने कहा कि कोष में इलेक्ट्रॉन चक्कर नहीं लगाते, कोष के अंदर एक और जगह है जो उपकोष है, वहां पर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। अच्छा, चलिए देखते हैं। उन्होंने कहा कि पहले कोष के अंदर एक उपकोष होता है। कौन सा उपकोष होता है? 1s। ये 1 कोष को बता रहा है कि मैं कोष नंबर 1 हूं, और s बता रहा है कि मैं यस उपकोष हूं। दूसरे कोष में 2 उपकोष होते हैं, 2s और 2p, मतलब कोष के अंदर अब उपकोष आने लगे। तीसरे कोष में 3 उपकोष होते हैं, 3s, 3p, 3d। चौथे कोष में 4 उपकोष होते हैं, 4s, 4p, 4d, 4f। पांचवें कोष में 5 उपकोष होते हैं, 5s, 5p, 5d, 5f, 5g। छठवें कोष में 6 उपकोष होते हैं, 6s, 6p, 6d, 6f, 6g और 6h। आपको पता होना चाहिए कि ये कोष अनंत तक जा सकते हैं, अनंत तक, n बराबर इंफिनिटी तक ये कोष जाएंगे। और जैसे जैसे कोष बढ़ रहा है वैसे वैसे आकार भी बढ़ रहा है। पहले कोष का आकार इतना बड़ा, दूसरे कोष का और बड़ा, तीसरे कोष का और। एक बात और याद रखिएगा, कोषों की संख्या जब बढ़ती है, कोष की संख्या बढ़ने पर ऊर्जा तो बढ़ती है। कोष की संख्या जब बढ़ती है, जैसे जैसे कोष की संख्या बढ़ती जाती है, ठीक ना,
ऊर्जा बढ़ती जाती है। एक बात याद रखिएगा, कोष जैसे जैसे बढ़ता जाता है, कोष की संख्या बढ़ती जाती है, कोष की संख्या बढ़ने के साथ साथ आकार भी बढ़ता जाता है, परमाणु का आकार, एटम का आकार भी बढ़ता जाता है, साइज भी बढ़ती जाती है। ठीक है, अभी तो मैं बता रहा हूँ उपकोष। उपकोष 4 है, S, P, D और F, ठीक है, और G और H की भी कल्पना कर दी गई, इस पे भी स्टडी चल रही है, आगे दे दिया जाएगा। तो पहले कोष में कितने उपकोष? पहला कोष, ये कोष था, नाभिक के बाहर वृत्ताकार पथ जिसमें इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं उसे कोष कहते हैं। कोष का, ठीक है, कोषों के अंदर कौन पाया जाता है? उपकोष पाया जाता है। पहले कोष में एक उपकोष होता है 1s, दूसरे कोष में 2 उपकोष होते हैं 2s और 2p, तीसरे कोष में 3 उपकोष होते हैं 3s, 3p और 3d, चौथे कोष में 4 उपकोष होते हैं 4s, 4p, 4d, 4f, पांचवें कोष में 5 उपकोष होते हैं। अब यदि कोई आपसे पूछता है कि पहले कोष में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे, तो पहले मेरी बात ध्यान से सुनिए। यस में अधिकतम इलेक्ट्रॉन जाते हैं 2, पी में अधिकतम इलेक्ट्रॉन जाते हैं 6, डी में अधिकतम इलेक्ट्रॉन जाते हैं 10, एफ में अधिकतम इलेक्ट्रॉन जाते हैं 14। ये कहां से आया, क्यों आया, किस सूत्र से आया, ये सब मैं आपको आगे बताऊंगा। अभी तो मुझे केवल बताना है उपकोष में इलेक्ट्रॉन भरना, तो मैं आपकी तैयारी बना रहा हूं बताने के लिए। उपकोषों में इलेक्ट्रॉन भरना सिखाना है, तो पहले मैं आपको बता दूं कि कैसे क्या होगा। यस में अधिकतम इलेक्ट्रॉन 2, ये कहां से पता चलता है, ये सब आगे बताऊंगा, फॉर्मूले बताऊंगा, सब कुछ अलग से क्वेश्चन सीरीज बनाऊंगा। याद रखिएगा, यस में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन जाते हैं, पी में अधिकतम 6 इलेक्ट्रॉन जाते हैं, डी में अधिकतम 10 इलेक्ट्रॉन जाते हैं, एफ में अधिकतम 14 इलेक्ट्रॉन जाते हैं। अब आपको पता है, ठीक है, कि यस में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन जाते हैं, ठीक है, यस में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन, तो पहले कोष में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे? 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे। अब आपको पता है कि यस में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन और पी में अधिकतम 6 इलेक्ट्रॉन जाते हैं, तो दूसरे कोष में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे? 2 और 6 8 इलेक्ट्रॉन जाएंगे। अब आपसे कोई पूछे तीसरे कोष में, जो आप बोलते थे ना 2n², तो 2n² कोषों में नहीं, यहां लागू हुआ जब कोष के अंदर उपकोष ज्ञात हुए तब लागू हुआ 2n²। कैसे? यस में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन, पी में अधिकतम 6 इलेक्ट्रॉन, डी में अधिकतम 10 इलेक्ट्रॉन, यस में 2, पी में 6, तो 6 2 8 और डी में 10 10 8 18, 2n² जो रूल लागू हुआ। खैर उसके बारे में मैं आगे बात करूंगा। याद रखिएगा, पहले कोष में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे कोष में अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन, यस में 2 और पी में 6, तीसरे कोष में अधिकतम 18 इलेक्ट्रॉन, यहाँ 2, यहाँ 6 और यहाँ 10, तो 10 6 16 2 18, यहाँ 2, यहाँ 6, यहाँ 10 18 और यहाँ पे 14 इलेक्ट्रॉन, यहाँ में 14 इलेक्ट्रॉन जाता है, 18 और 14 32 होता है। याद रखिएगा, यदि कोई अधिकतम इलेक्ट्रॉन पूछे तो ऐसे बताना है। तो क्या ये बात आपको समझ में आई कि नहीं? पहले कोष में कितने उपकोष? 1 1s, दूसरे कोष में कितने उपकोष? 2 2s और 2p, तीसरे कोष में कितने उपकोष? 3 3s 3p और 3d, चौथे कोष में कितने उपकोष? 4 4s 4p 4d और 4f, पांचवें कोष में कितने उपकोष? 5 5s 5p 5d 5f 5g, छठवें कोष में कितने उपकोष? 6 6s 6p 6d 6f 6d 6h। ये उपकोषों की संख्या है। अब ध्यान से सुनिए। अब कोई कहता है कि ठीक है, अब आप सिखाइए हमको उपकोषों में इलेक्ट्रॉन भरना सिखाइए। क्या सिखाइए? उपकोषों में इलेक्ट्रॉन भरना सिखाइए। महाराज, अब आपको ये पता चल गया कि पहले कोष में 1s होते हैं, दूसरे कोष में 2s और 2p होते हैं, तीसरे कोष में 3s 3p और 3d होते हैं, चौथे कोष में 4s 4p 4d 4f होते हैं, पांचवें में 5s 5p 5d 5f 5g होते हैं, फिर छठवें में 6s 6p 6d 6f 6d और 6h होते हैं। तो चलिए मैं अब आपको सिखाता हूं उपकोष में इलेक्ट्रॉन भरना। याद रखिएगा, उपकोष में इलेक्ट्रॉन भरने के लिए एक नियम है जो बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, जो हमको ये बताता है कि उपकोषों में इलेक्ट्रॉन कैसे भरा जाए। उस नियम का नाम है n प्लस l का नियम। क्या नाम है? n प्लस l का नियम, जिसे हम अबाउ नियम भी कहते हैं। अबाउ एक जर्मन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है क्रमिक रचना। उसकी चर्चा अपन अलग से करेंगे, लेकिन अभी तो हम चर्चा कर रहे हैं। n प्लस l का नियम ये बताता है उपकोष में इलेक्ट्रॉन भरना। हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पहले कोष में इलेक्ट्रॉन भरें, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ही पढ़े, लेकिन अब उपकोष में इलेक्ट्रॉन भरेंगे, सबसेल में इलेक्ट्रॉन भरेंगे। चलिए ध्यान से देखते हैं। सबसेल है sp-d-f। मैंने कहा कि पहले कोष में 1s आता है, दूसरे कोष में 2s 2p आता है, तीसरे कोष में 3s 3p और 3d आता है, चौथे कोष में 4s 4p 4d 4f आता है, पांचवें कोष में 5s 5p 5d 5f 5g 5h 5g तक आता है।
लेकिन अभी तक स्टडी F तक ही हुई है, तो अभी हमको G और S से कोई मतलब नहीं है। 6S 6P 6D 6F फिर 7S 7P 7D 7F। चूंकि आवर्त हमारे पास 7 ही है, हम 7 तक ही लेकर चलेंगे। ये हमारे पहले कोष में एक उपकोष है, दूसरे कोष में 2 उपकोष है, तीसरे कोष में 3 उपकोष है, जिसे सेल भी कहते हैं। चौथे कोष में 4 उपकोष है, पांचवें कोष में 5 उपकोष है। यह है सेल, यह है सबसेल। समझ में आया? ये 6 और ये क्या है? सेल। देखिए बताना क्या है मुझे। लेकिन इसी क्रम में डायरेक्ट इलेक्ट्रॉन नहीं भरे गए। जो मैंने कहा कि उपकोष में इलेक्ट्रॉन भरने के लिए N+L का लॉ होता है, N+L नियम होता है। इसमें कुछ बातें डिसाइड की गई। क्या बात डिसाइड की गई? बोला गया ठीक है हम इलेक्ट्रॉन भरेंगे, लेकिन ऊर्जा के अनुसार भरेंगे। ऊर्जा के अनुसार भरेंगे, ऊर्जा क्रम के अनुसार भरेंगे, ऊर्जा क्रम के, एनर्जी के ऑर्डर में भरेंगे। पूछा गया कैसे? इन्होंने कहा जिस उपकोष की ऊर्जा, जिस उपकोष की ऊर्जा कम होगी, हमें उसमें इलेक्ट्रॉन पहले भरना है। रूल बनाए। अब जिस उपकोष की ऊर्जा कम होगी उसमें इलेक्ट्रॉन पहले भरना है, और जिस उपकोष की ऊर्जा ज्यादा होगी उसमें इलेक्ट्रॉन बाद में भरना है, उसमें इलेक्ट्रॉन बाद में भरना है। अब इनसे पूछा गया कैसे पता किया जाए, कैसे पता किया जाए कि किस उपकोष की ऊर्जा कम है और किस उपकोष की ऊर्जा ज्यादा है? तो इन्होंने कहा N+L का नियम मैं दे रहा हूं, और यह नियम 2 बिंदुओं पर विचारणीय है। किन 2 बिंदुओं पर विचारणीय है? जिस उपकोष के लिए N+L का मान कम प्राप्त होगा उसकी ऊर्जा कम मानी जाएगी। जिस उपकोष के लिए N+L का मान कम प्राप्त होगा उसकी ऊर्जा कम मानी जाएगी, और जिस उपकोष के लिए N+L का मान अधिक प्राप्त होगा उसकी ऊर्जा अधिक मानी जाएगी। तो जिसकी ऊर्जा कम मानी जाएगी उसमें इलेक्ट्रॉन पहले भर दिया जाएगा, और जिसकी ऊर्जा अधिक हो जाएगा उसमें इलेक्ट्रॉन बाद में भरा जाएगा। बोला गया चलिए ठीक है। ये L क्या है? बोले L एक द्विगंशी क्वांटम संख्या, आपको बाद में बताएंगे, एजीमुथल क्वांटम नंबर। S के लिए 0 होता है, P के लिए 1 होता है, D के लिए 2 होता है, और F के लिए 3 होता है। S0 P1 D2 और F3। ठीक है, ये सबसे उपकोष के लिए ये जो ऊर्जा है वो फिक्स कर दी गई कि S के लिए 0। अब बताइए आप, यदि मैं N+L 1s का निकालूं, 1s का यदि मुझे N+L निकालना है तो N का मान ये जो दिया है 1, और L का मान S के लिए कितना होता है? 0 होता है। अब मैं N+L जब करूंगा तो N का मान 1 और S के लिए 0, तो कितना आ गया? 1। अब मैं 2s और 2p के लिए निकालूंगा तो 2s के लिए N का मान कितना है? 2, और S का मान, L का मान पता करना है ना, तो S के लिए L का मान क्या होता है? 0। आप बोलेंगे कि सर निकालिए ना, थोड़ा साफ सुथरा निकालिए, कहीं पे बताइए। तो चलिए ध्यान से देखिएगा थोड़ा सा। मैंने ये लिखा 3s, मैंने ये लिखा 3p, मैंने ये लिखा 3d। बोले N यहाँ पे कितना है? 3। कोई बोलेगा L कितना है? बताते हैं। N यहाँ भी 3 है, N यहाँ भी 3 है। L का मान अलग अलग है क्योंकि उपकोष अलग अलग है। N तो ये है 3 3 3, ये कोषों की संख्या है। अब L जो है उपकोष को देख करके डिसाइड होता है। यदि S उपकोष है तो L का मान 0 होगा, यदि P उपकोष है तो L का मान 1 होगा, यदि D उपकोष है तो L का मान 2 होगा। अब N+L मतलब 3 + 0 3 होगा, 3 + 1 तो 4 होगा, और 3 + 2 तो 5 होगा। तो आपको पता चल गया सबसे कम ऊर्जा 3s की है, 3s से भी कम ऊर्जा, 3s से ज्यादा ऊर्जा 3p की है, और 3p से ज्यादा ऊर्जा 3d की है। मतलब जिसमें ऊर्जा कम उसमें इलेक्ट्रॉन पहले भर जाएंगे, और जिसकी ऊर्जा ज्यादा उसमें इलेक्ट्रॉन बाद में भरे जाएंगे। आप बोलेंगे तब तो अच्छा है सर, 1s में भरेंगे, फिर 2s 2p में, फिर 3s 3p 3d में भरेंगे, फिर 4s 4। नहीं। अभी आप देखेंगे कि 3d की कितनी आई है? 3d का 5 आया है ना, 4s का
तो आपको डायरेक्ट दिख रहा है 4 प्लस 0 में इसका 0 तो 4 आएगा, लेकिन 4p का देखिए 4p का n बराबर 4 और l बराबर p के लिए 1 और 4 प्लस 1 क्या आ गया 5 आ गया। 3d का भी 5 था और 4p का भी 5 था। अब क्या हो, जब n प्लस l का मान दोनों के लिए बराबर हो तब n का मान देखते हैं। n मतलब 4p में 4 है और 3d में 3 है, तो जिसके लिए n का मान कम होता है उसमें इलेक्ट्रॉन पहले भरे जाते हैं, मतलब कि 3d के लिए n का मान कम है उसमें इलेक्ट्रॉन पहले भरे जाएंगे। अब आप बोलेंगे चलिए इसको बताइए थोड़ा सा, तो चलिए मैं आपको बताता हूं, ठीक है। अब इसके लिए एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट बनाया कि आपको ये सारी चीजें रटना ना पड़े, ये बार बार n प्लस l का नियम लगाना ना पड़े, आप डायरेक्ट याद कर लीजिए। क्या याद कर लीजिए, पहले कोर्स में 1s, दूसरे में याद रखना है 2s 2p, तीसरे में याद रखना है 3s 3p, चौथे में याद रखना है 4s, याद रखिएगा 4s याद रखना है। 4s के बाद अपने को क्या याद रखना है, 4s के बाद कि इस लाइन में हमारे पास 3d और फिर क्या आएगा 4p आएगा। इसमें फिर आगे बढ़ना है तो क्या 5s, अब क्या ला देंगे 4d और फिर क्या लग देंगे यहाँ पे 5p। अब फिर क्या करेंगे 6s के बाद क्या आपको पता है 4d है तो 5d आएगा, और 4 से अब भी जाने लगा था तो 4f भी आएगा, और फिर उसके बाद 6p आएगा। ये 7s में कौन आएगा, 7s में 6d भी आएगा, और फिर उसके बाद 5f भी आएगा और 7p भी आएगा। ये मैंने ऊर्जा के क्रम में जमा दिया है। अब आपको कोई n प्लस l से बार बार n प्लस l का मान निकालने की आवश्यकता नहीं है। पहला इलेक्ट्रॉन 1s में भरना, फिर 2s में भरना, फिर 2p में भरना, फिर 3s में भरना, फिर 3p में भरना, फिर 4s में भरना, फिर 3d में भरना, फिर 4p में भरना, फिर 5s में भरना, फिर 4d में भरना, फिर 5p में। अब आप बोलेंगे सर एक और स्कूल कोई और ट्रिक बता सकते हैं क्या आप इसके अलावा? बिल्कुल बता सकते हैं। स्कूल पब्लिक स्कूल, दिल्ली पब्लिक स्कूल, और फाइन दिल्ली पब्लिक स्कूल, स्कूल पब्लिक स्कूल, दिल्ली पब्लिक स्कूल, फाइन दिल्ली पब्लिक स्कूल। चलिए कैसे भरेंगे इसके द्वारा इलेक्ट्रॉन, ध्यान से देखिएगा। अब आप चूज करिए कि यस कहां रखा है। यहां रखा है तो 1, यहां 2, यहां 3, यहां 4, यहां 5, यहां 6, यहां 7, यहां 8। किसी को भी लेफ्ट मत करिएगा, लगातार आइएगा। अब देखिए p कहां रखा है, तो p पे आइए, तो यहां पे हमने रख दिया क्या 2p। अब एक बढ़ा देना है 2p, 3p, 4p, 5p, 6p और 7p। अब आप बोलेंगे सर अब आगे क्या करें, अब एक और फिर बढ़ा देना है, 1 2 था 3 लिख देना है, तो क्या हो जाएगा 3d। क्या हो गया हमारे पास 3d हो गया, ठीक है। और 3d के अलावा अब अपन किस पे बात करेंगे, 3d, 4d, 5d, 6d। अब बात बोलेंगे सर और थोड़ा सा कर लीजिए, f पे कर लीजिए, f में 2 ही है, 4f और क्या 5f। ये बात समझ में आ गई। मतलब पहला इलेक्ट्रॉन 1s में, फिर 2s में, फिर 2p में, फिर 3s में, फिर 3p में, फिर 4s में। अब आप बोलेंगे सर वही तो था। नहीं देखिए ना, 3p के बाद पहले यदि हम नहीं यदि करते n प्लस l के नियम से नहीं पता करते तो 3d आ जाता, लेकिन अब 3p के बाद 4s है फिर 3d है। आप निकाल लीजिएगा n प्लस l से, n प्लस l से जिसका मान कम आएगा उसकी ऊर्जा कम होगी, उसमें इलेक्ट्रॉन पहले भरे जाएंगे, और जिसका मान अधिक आएगा, ठीक है। अब मैं आपको भर के भी बता देता हूं, मैं आपको कुछ एलिमेंट्स लेता हूं जिनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आज आपको सिखा देता हूं कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे करें, इलेक्ट्रॉन को कैसे भरें, ठीक है। जैसे देखिए हमने लिया हाइड्रोजन, ले लिया, क्या ले लिया हाइड्रोजन, जिसका परमाणु क्रमांक 1 है। परमाणु क्रमांक 1 मतलब प्रोटॉन एक मतलब इलेक्ट्रॉन भरना है, तो पहला इलेक्ट्रॉन 1s में भरा जाता है और 1s1, ठीक है, ये हमने लिख दिया। फिर हीलियम है, जिसका परमाणु क्रमांक 2 होता है, तो परमाणु क्रमांक 2 मतलब प्रोटॉन 2 इलेक्ट्रॉन 2, और पहला इलेक्ट्रॉन 1s में ही भरना है, तो 1s2 भर दिया क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन है। लेकिन s में कभी भी कम से कम 1 इलेक्ट्रॉन और अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन जाता है, 2 से अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं जा सकते।
तो अब आप जब लिथियम करेंगे, लिथियम का परमाणु क्रमांक 3 मतलब प्रोटॉन भी 3 इलेक्ट्रॉन भी 3, तो आप 1s3 नहीं लिखेंगे, गलत हो जाएगा, क्योंकि s में अधिकतम 2 ही इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं, तो 1s2। अब आप बोलेंगे अब क्या करें, तो आप 2s का सहारा लीजिए और 2s1, क्योंकि 2 और 1 3। अब आप बोलेंगे s में अधिकतम 2 जाता, फिर क्यों भरे, अरे जरूरत ही 3 की थी तो 2 भर चुके थे, किए पहले वाले को पूरा भर के आगे बढ़ेंगे। अब आप बोलेंगे बेरिलियम 4 का बताइए, तो हो जाएगा 1s2 और 2s2। अब आप बोलेंगे बोरान 5 का बताइए, तो 1s2 फिर 2s2 और फिर बोरान का क्या भरेंगे अपन 2p2, 2 2 4 और 5 भरना था भाई, 2 2 4, 2s भर चुका था, s में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन जाते हैं, p में पहुंचेंगे तो 1 भरेंगे, 2 2 4 और 1 5। अब कार्बन 6 का करना है, तो पहला इलेक्ट्रॉन 1s में 2 इलेक्ट्रॉन, फिर 2s में 2 इलेक्ट्रॉन, फिर उसके बाद 2p, बोलिए क्या भरेंगे 2p2, 2 2 4 2 6। उसके बाद आप बोले p में कब तक जाएंगे, जब तक 6 इलेक्ट्रॉन नहीं हो जाते, 1 से 6 इलेक्ट्रॉन। d में कितने इलेक्ट्रॉन अधिकतम जाते हैं, 10 इलेक्ट्रॉन। f में कितने अधिकतम इलेक्ट्रॉन जाते हैं, 14 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब आपसे कोई बोल दिया चलिए नाइट्रोजन भरिए, तो क्या हो जाएगा 1s2 2s2 2p3। p में जब तक नहीं जाए तब तक भरते जाएंगे जब तक 6 इलेक्ट्रॉन ना हो जाए। ऑक्सीजन का भरिए 1s2 2s2 2p4। आप बोलेंगे चलिए फ्लोरीन 9 का करिए, 1s2 2s2 2p5। अब आप बोलेंगे कि नियॉन 10 का करिए, 1s2 2s2 2p6। बोलिए हो गया कि नहीं हो गया, हो गया कि नहीं हो गया। p में 6 हो गया ना, तो अब 2p से नहीं, अब सोडियम जब 11 करेंगे ना आप, तो आप लिखेंगे 1s2 2s2 2p6, 2 2 4 6 10 हो चुके हैं। एक और इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, तो 3s का सहारा लेंगे, s में अधिकतम 2 जा सकते हैं, पर जरूरत 1 की है। ये तो क्या मेरी बात आप समझ पा रहे हैं? क्या आपसे उपकोषों में इलेक्ट्रॉन भरना आ जाएगा? बिल्कुल, मुझे लगता है कि आप उपकोषों में इलेक्ट्रॉन भरना आ जाएगा। आप प्रैक्टिस करेंगे चीजों का और सीखेंगे। अब यहां पर भी वही बातें, कौन सी, वैलेंशियल संयोजी कोष, संयोजी कोष के साथ वैलेंशियल के साथ संयोजी इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो चलिए देखिए अंतिम कोष ही संयोजी कोष होता है। अंतिम कोष कौन है इसका, 3s है, इसका 3s ही संयोजी कोष है। और संयोजी इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 3s में ऊपर जो लिखा है वही इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन 1 है। कोई बोलेगा कि नियॉन का संयोजी कोष क्या है, तो आपका उत्तर होगा 2p, और आप बोलेंगे कि संयोजी इलेक्ट्रॉन 6 है, लेकिन इस बार गलत हो गया। आप बोलेंगे अरे अभी तो आपने बताया कि अंतिम कोष संयोजी कोष है। हाँ, अंतिम कोष संयोजी कोष है, लेकिन अंतिम कोष में यदि n का मान 2 है और उसके पहले भी यदि n का मान 2 है, तो ये पूरा ही संयोजी कोष होगा। यहाँ पे मान 3 था, लेकिन उसके पहले 2 मान था। जहां तक सेम होगा वहां तक n का मान सेम, तो ये संयोजी कोष है। बाकी होगा अंतिम कोष ही, लेकिन उसके पहले वाला तब हो जाएगा यदि n का मान समान है। तो अब इसमें संयोजी इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 6 2 8। अब आप देखिए इसका संयोजी कोष 2p तो है, लेकिन 2s 2p दोनों हो गए, क्योंकि यहाँ अंतिम कोष वाला 2 था, लेकिन उसके पहले भी 2 था। इसमें संयोजी इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 2 और 5 7। इसमें संयोजी इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 2 4 6। इसमें 2 3 5, इसमें 2 2 4, यहाँ 2 1 3। यहाँ पे संयोजी इलेक्ट्रॉन देखिए अब केवल 2s है, क्यों, क्योंकि इसके पहले 1s आ गया, n की वैल्यू सेम नहीं, यहाँ पे n की वैल्यू 2 है, यहाँ पे n की वैल्यू 1 है, तो यहाँ पे संयोजी इलेक्ट्रॉन भी 2। यहाँ पे बात समझ में आया, यहाँ पे संयोजी इलेक्ट्रॉन 2s है, संयोजी कोष 2s है और संयोजी इलेक्ट्रॉन 1 है। तो क्या आपको ये बात समझ में आ रही है? ठीक है, आप एक खूबसूरत सी चीज देख लीजिए, वहां भी 1s, पहले कोष में 1s बस होता, अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन जाते हैं, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन गए हैं। नियॉन अंतिम कोष में 8 इलेक्ट्रॉन थे, यहाँ भी अंतिम कोष में 8 इलेक्ट्रॉन है। जो चीजें वहां थी वो चीजें यहाँ भी हैं। हमने दूसरा भी आपको एक चीज सिखा दिया, क्या, उपकोष में इलेक्ट्रॉन कैसे भरा जाए। बहुत सारे अपवाद होंगे, बहुत सारी बातें होंगी, उन्हें हम आपको अलग से सिखाएंगे। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।